हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है सो 11 अप्रैल 1993 का 12:40 PM दिल्ली का जन्म है। एक बार फिर से कंफर्म कर लो, 11 अप्रैल 1993 12:40 PM दिल्ली, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनके बारे में, इनके विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में सब कुछ इनको बताना है और मैं आपको पूरा फलादेश करने जा रहा हूं इस कुंडली का। कुंडली आपके सामने में स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे ही रही होगी, लेकिन सबसे पहले पेन और पेंसिल लेकर के लिख लो, नोट कर लो, सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए। जब जन्म हुआ, अच्छा एक चीज पहले ये लिख लो कि आपकी जो लग्न है वो कर्क है और वृश्चिक राशि है आपकी, ये लिख लो सबसे पहले। और अब आप आगे लिखो, जब जन्म हुआ उस समय में बुध की महादशा चल रही थी। जन्म से लेके 26/12/1995 तक बुध की महादशा रही। 26/12/1995 से 26/12/2002 तक केतु की महादशा। 26/12/2002 से 26/12/2022 तक शुक्र की महादशा। 26/12/2022 से लेकर के 26/12/2028 तक सूर्य की महादशा रहेगी और 26/12/2028 से 26/12/2038 तक चंद्रमा की महादशा। 26/12/2038 से 26/12/2045 तक मंगल की महादशा। बस यहीं तक हम लोग चलेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। जिंदगी यहीं पे समाप्त होती है, इसके बाद जो मिलेगा वो बोनस मिलेगा। अब आप पेज पलट करके दूसरे पेज में लिखो कि 26/12/2002 से 26/4/2006 तक शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा। 26/4/2006 से लेके 26/4/2007 तक शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा। 26/4/2007 से लेके 26/12/2008 तक शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा। 26/12/2008 से 26 फरवरी 2010 तक शुक्र में मंगल की अंतर्दशा। 26 फरवरी 2010 से लेके 26 फरवरी 2013 तक शुक्र में राहु की अंतर्दशा और 26 फरवरी 2013 से 26/10/2015 तक शुक्र में गुरु की अंतर्दशा और 26/10/2015 से 26/12/2018 तक शुक्र में शनि की अंतर्दशा। 26/12/2018 से 26/10/2021 तक शुक्र में बुध की अंतर्दशा और 26/10/2021 से लेके 26/12/2022 तक शुक्र में केतु की अंतर्दशा जो अभी चल रही है। आगे लिखो, 26/12/2022 से लेके 13/4/2023 तक सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा। 13/4/2023 से 13/10/2023 तक सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा। 13/10/2023 से लेके 19 फरवरी 2024 तक सूर्य में मंगल की अंतर्दशा। 19 फरवरी 2024 से लेके 13 जनवरी 2025 तक सूर्य में राहु की अंतर्दशा। 13 जनवरी 2025 से 1/11/2025 तक सूर्य में गुरु की अंतर्दशा। 1/11/2025 से 13/10/2026 तक सूर्य में शनि की अंतर्दशा। 13/10/2026 से 19/8/2027 तक सूर्य में बुध की अंतर्दशा और 19/8/2027 से 26/12/2027 तक सूर्य में केतु की अंतर्दशा और 26/12/2027 से 26/12/2028 तक सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा। ये सब लिखते जाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर जब मैं फलादेश शुरू करूंगा। तो वीडियो को स्लो कर लो और लिखते चले जाओ आप। उसके बाद लिखो 26/12/2028 से लेके 26/10/2029 तक चंद्रमा में चंद्रमा की अंतर्दशा।
26/10/2029 से 26/5/2030 तक चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा, 26/5/2030 से लेके 26/11/2031 तक चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा, 26/11/2031 से 26 मार्च 2033 तक चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा, 26 मार्च 2033 से 26/10/2034 तक चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा, 26/10/2034 से 26 मार्च 2036 तक चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा, 26 मार्च 2036 से 26/10/2036 तक चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा और 26/10/2036 से 26/6/2038 तक चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा और 26/6/2038 से लेकर 26/12/2038 तक चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा, जो कि चंद्रमा का महादशा खत्म हुआ। अब एक पन्ना और उल्टाओ, दूसरे पेज में लिखो 26/12/2038 से लेकर 22/5/2039 तक मंगल में मंगल की अंतर्दशा, 22/5/2039 से 10/6/2040 तक मंगल में राहु की अंतर्दशा, 10/6/2040 से 16/5/2041 तक मंगल में गुरु की अंतर्दशा, 16/5/2041 से 26/6/2042 तक मंगल में शनि की अंतर्दशा और 26/6/2042 से 22/6/2043 तक मंगल में बुध की अंतर्दशा और 22/6/2043 से 19/11/2043 तक मंगल में केतु की अंतर्दशा और 19/11/2043 से 19/1/2045 तक मंगल में शुक्र की अंतर्दशा और 19/1/2045 से 26/5/2045 तक मंगल में सूर्य की अंतर्दशा और 26/5/2045 से 26/12/2045 तक मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशा। इससे आगे हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। इससे आगे जिंदगी यहीं पे खत्म हो रही है। इससे आगे आप जितना साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल जितना दिन जी लो वो आपका बोनस है, प्लस है वो आपका। अब मैंने आपको ये लिखवा दिया कि महादशा कब कब किसकी रहेगी, अंतरदशा कब कब किसकी रहेगी। अब मैं जिस जिस ग्रह के फलादेश करूंगा आप ये समझ जाना कि उस ग्रह की महादशा रहेगी तो ये फल की प्राप्ति होगी एक लॉन्ग टर्म में, और अंतरदशा रहेगी तो ये फल की प्राप्ति होगी। अब आपको मैं एक एक करके शुरू करता हूं। कर्क लग्न की कुंडली है और सूर्य से फलादेश शुरू करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव के मालिक हैं और नवम भाव में भाग्य के घर में बैठे हुए हैं। इसका क्या अर्थ है? भाग्य के घर में बैठ गए यानी कि धन को जो है उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि महर्षि भृगु का इस पर में क्या मत है, उसके बाद मैं अपना मत बताऊंगा कि मेरा इस पर में क्या कहना है। सूर्य आपके कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए। ये एक अच्छे ग्रह के तौर पर में इनकी जो है सो पहचान बिल्कुल नहीं है आपके लिए। लेकिन मैं एक बार आपको पहले भृगु का फलादेश बता दूं कि क्या कहना है इनका, उसके बाद मैं अपना मत आपको बताना चाहता हूं। आप देख लो कि कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य अगर नवम भाव में हो तो महर्षि भृगु क्या कहते हैं, नवम भाव यानी कि मीन राशि में सूर्य हो तो महर्षि भृगु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मीन का सूर्य लग्न से नवम स्थान में हो वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, धर्म को मानने वाला होता है, बहुत बड़ा धनवान होता है, भाग्य की शक्ति से धन पाने वाला तथा बड़ा पुरुषार्थ करने वाला, बहुत शक्ति रखने वाला, अपनी इच्छा शक्ति से अपने मेहनत के बल पर में बहुत कुछ करने वाला होता है, तथा भाई बहनों से भी कुछ लाभ लेने वाला
और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लंबा दूरदर्शिता, बहुत लंबे आगे समय तक सोच करके उसका फायदा लेने वाला होता है। कहना है कि गहरे प्रभाव की शक्ति से भी बहुत फायदा उठाने वाला तथा बहुत मान सम्मान इज्जत पाने वाला और गहरे तत्व का ज्ञान रखने वाला होता है। धन और धर्म दोनों की वृद्धि करने वाला, ईश्वर पर भरोसा करने वाला तथा अन्याय को ना मानने वाला और बड़ा हिम्मत वाला होता है। ये महर्षि भृगु का कहना है। मेरा क्या कहना है इस पर में वो आप सुन लो। सूर्य आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से सूर्य की जब जब महादशा अंतरदशा जिंदगी में आएगी, सामान्य लैंग्वेज में समझा देता हूं, तो भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, देवताओं के लिए भी कोई काम करोगे, मंदिर वगैरह में कुछ डोनेट कर सकते हो, कुछ यज्ञ वगैरह, कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान का आयोजन करवा सकते हो। और एक यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो भाई बहन से कुछ लाभ मिल सकता है, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल बड़ा मजबूत रहेगा, छुपा हुआ दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी वो दब जाएगी और भुजा में, हाथों में बहुत बल का एहसास होगा, कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे। सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव का मालिक है, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति का योग बनेगा, लेकिन वाणी आपका बड़ा तीखा हो जाएगा, बड़े कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, जिसके कारण से आपकी बातों को लोग ये समझेंगे कि ये बड़ा अहंकारी टाइप का व्यक्ति है। सूर्य के समय में, सूर्य की महादशा अंतरदशा जब जब हमने लिखाई है तब तब परिवार से भी कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन वाणी तीखी, पड़ोसी से भी कुछ लाभ का योग बन जाएगा। तो सूर्य का जब जब समय जिंदगी में आएगा तो आपको ये फल की प्राप्ति होगी। सूर्य जो है आपके कुंडली में 27 डिग्री पर में है, यानी कि डिग्री वाइज बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसके कारण से सूर्य के लिए अगर रत्न का सहारा नहीं लिया गया तो सूर्य आपको जो है बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए सूर्य के लिए रत्न जो है आपको धारण करना अनिवार्य है। 27 डिग्री पर में है, मात्र 5% ही रिजल्ट देने में ये सक्षम है। तो आप सूर्य के लिए जो है एक बढ़िया क्वालिटी का, जब सूर्य की महादशा आने ही वाली है 22 के बाद, तो आप एक बढ़िया क्वालिटी का माणिक्य धारण कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। चंद्रमा का 27 डिग्री पर में है। चंद्रमा का जब जब समय जिंदगी में आएगा, ये मान करके चलो कि आपको विकट स्थिति उत्पन्न कर देगा। वैसे आपको महर्षि भृगु क्या कहते हैं वो सुन लो। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का वृश्चिक का चंद्रमा लग्न से 5वें स्थान में हो, वह मनुष्य विद्या बुद्धि में कमजोरी पाने वाला, संतान पक्ष से कष्ट पाने वाला और हृदय में कुछ अशांति पाने वाला, लाभ की प्राप्ति फिर भी कुछ कर लेने वाला, अधिक चेष्टा व प्रयत्न करने से कुछ लाभ मिलने वाला और बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्नति की संभावनाएं दिखेंगी। मन कमजोर रहेगा, बुद्धि का बहुत लाभ नहीं ले पाओगे। ये सब चंद्रमा का प्रभाव है। ये सब थोड़ा सा क्लिष्ट लैंग्वेज हो गया, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। चंद्रमा आपके कुंडली के नीच का 5वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से पुत्री प्राप्ति का योग बनता है, लेकिन उसमें भी बाधा का योग है। आपको विद्या बुद्धि के क्षेत्र में चंद्रमा के समय में आप विशेष लाभ नहीं ले पाओगे, उसका सही यूटिलाइज, सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी होगी। धर्म का कम पालन करोगे। चंद्रमा के समय में मंगल कार्य आपके हाथों से कम होगा, पेट से संबंधित परेशानी रहेगी और ननिहाल से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 11 भाव पर में, इनकम कम होगा, धनहानि का योग बनेगा। उपलब्धि की प्राप्ति में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी। श्रेयस, बड़े भाई बहन से लाभ कम मिलेगा। उस समय में पुत्र वधू दामाद वगैरह का सुख जो है तो बहुत कम मिल पाएगा। वैसे भी संतान में परेशानी है इस कुंडली में, इसलिए आपको कुछ पूजा पाठ का आयोजन करना होगा। चंद्रमा इस कुंडली के 1म भाव के मालिक है, जिसके कारण से जो है चंद्रमा के समय में रंग रूप भी कमजोर पड़ जाएगा, दिमाग बहुत ज्यादा अशांत रहेगा, मन बहुत ज्यादा विचलित रहेगा और स्वभाव भी आपका ठीक नहीं रहेगा, विवेक का सहारा नहीं ले पाओगे। चंद्रमा के लिए कभी भी जिंदगी में मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वो आपके लिए तबाही का कारण बन जाएगा। चंद्रमा के समय में चंद्रमा का अनुष्ठान
करना, पूजा करना, उसका जाप करवाना पंडितों के द्वारा अनिवार्य है। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत खराब है। आपके कुंडली में मांगलिक दोष हो गया, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल 28 डिग्री पर में 12वें घर में बैठा हुआ है। मंगल का जब जब समय आएगा जिंदगी में धनहानि होगी, पैसा बहुत खर्च होगा, सैया सुख में कमी, विदेश से कुछ लाभ का योग, अस्पताल के खर्चा का योग, आंख से संबंधित परेशानी का योग। चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में भाई बहन से टेंशन तनाव का योग, खुद के पराक्रम में कमी, पेशेंस लेवल कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान होना, गले से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, पांव में चोट लगने का योग। और मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंतित रहना, बीमारी के द्वारा जो है सो परेशान होना, रोग, कर्ज वगैरह में जाने का योग, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग, कलंक लगने का योग, शोक और दुख का भी योग मंगल बनाएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर में वैवाहिक जीवन में बहुत प्रकार के विघ्न उत्पन्न करेगा। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप के काम में मंगल के समय में जो है सो परेशानी का योग आपके लिए बन जाएगा। मंगल जो है आपके कुंडली में मालिक है 10वें भाव के साथ साथ 5वें भाव का भी। तो मंगल के समय में संतान को लेकर के भी परेशान रहेंगे, अचानक से धनहानि, लव अफेयर वगैरह का भी योग रहेगा। तो मंगल आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल के समय में अनुष्ठान करवाना, आपके लिए पूजा करवाना, उसका जाप करवाना परम आवश्यक है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कुंडली जो है, जो मैंने मैच की है आप दोनों पति पत्नी की, गुण संख्या बहुत मिले हैं, जो कि रेयर है 30 गुण मिले हैं आपके, जो कि रेयर है। 100 में से 5 कुंडली में ही ऐसे मिल पाते हैं। लेकिन आपके कुंडली में मांगलिक दोष है, जो पति के लिए घातक साबित होगा। उनके जिंदगी पर में परेशानी आ सकती है, खतरा हो सकता है, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, आपका जो है सो विवाह टूट सकता है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको नहीं अवगत करवाऊंगा। वैसे पेशेंट से हम लोग नहीं बताते, लेकिन अब आप ही बात कर रहे हो, आप ही का वीडियो है, तो आपको बताना अनिवार्य है। तो इसके लिए जो है वैवाहिक जीवन टूट सकता है, तलाक हो सकता है मंगल के कारण में, जिसके लिए अगर मंगल का शांति करवा लिया जाए तो वैवाहिक जिंदगी को बचाया जा सकता है। मांगलिक दोष की शांति और मंगल के मंत्र का जाप दोनों करवाना आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा आने वाले समय में। विवाह से पहले तो ठीक है, विवाह के बाद परेशानी है। अच्छा, उसके बाद जो है सो मंगल के लिए कभी भी जिंदगी में मूंगा धारण ना करें, नहीं तो तबाही मचा देगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करते हैं। बुध भी इस कुंडली में नीच का बैठा हुआ है भाग्य के घर में। बुध का जब जब समय आएगा तो आपको जो है भाग्य से संबंधित परेशानी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, धर्म में आस्था ना रहने का योग, और जांघ में चोट लगने का योग, जांघ में कुछ दर्द वगैरह का योग, शिक्षा का लाभ न मिलना, गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद न मिलना, छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव का योग जो है सो बन जाएगा बुध के समय में। और आपको बता दूं, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान से संबंधित परेशानी, धन हानि ज्यादा होना, पैसा ज्यादा नुकसान होना, और आपको मैं बता दूं कि अस्पताल का खर्चा भी बुध के समय में एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए बुध के समय में जो है सो आपको निश्चित तौर पर में सतर्क रहने की आवश्यकता है बुध के समय में, नहीं तो बुध आपको बहुत परेशान कर देगा। तो बुध के लिए भी आपके कुंडली में पूजा करना अनिवार्य हो गया। हाँ, गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छा है। गुरु आपके कुंडली के तीसरे भाव में 14 डिग्री पर में बैठा हुआ है, जो असाधारण है, कमाल का है, जिसके कारण से मेहनती आपको बनाता है बहुत ज्यादा। गुरु का जब जब समय जिंदगी में आएगा, मेहनत बहुत करोगे, छोटे भाई बहन से खूब लाभ मिलेगा, पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, धैर्य बहुत मजबूत होगा, धैर्यवान होगे, गुप्त शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गुरु के समय में। गले नाक कान से संबंधित परेशानी जो है सो वो दब जाएगी गुरु के समय में। और गुरु की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर में, तो गुरु के समय में दाम्पत्य जीवन का बहुत मधुरतम आनंद ले पाओगे, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय जो है सो बढ़िया चलेगा, नहीं बहुत बढ़िया चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी भी होगी तो वो इस समय में दब जाएगी।
दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस भी इस समय में, गुरु के समय में कमाल का ही चलेगा। गुरु की जो है 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, तो भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा, धर्म का बहुत काम करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह भी खूब करोगे, ससुराल से भी बहुत लाभ मिलेगा। गुरु के समय में यश में वृद्धि होगी, संत महात्मा ऋषि मुनि संत आशीर्वाद बहुत प्राप्त होगा, देवताओं के लिए काम करोगे। और 9वीं दृष्टि जो है एकादश भाव पर में, तो गुरु के समय में आय हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, पैसा बहुत आना शुरू हो जाएगा, लाभ बहुत मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो ठीक है, नहीं तो सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, अपने से बड़े लोगों से बहुत फायदा का योग बन जाएगा। गुरु जो है इस कुंडली में 6ठे भाव का भी मालिक है, तो दुश्मन का भी नाश होगा, चिंता का भी नाश होगा, कलंक वगैरह अगर कुछ लग जाता है बाई चांस तो वो भी खत्म हो जाएगा। गुरु के लिए किसी भी प्रकार के रत्न और पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु आपके लिए अपने आप में सब कुछ देने वाला साबित है, बहुत ही सक्षम है गुरु आपके कुंडली में। गुरु के बाद शुक्र भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र 12 डिग्री पर में भाग्य के घर में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। शुक्र का जब जब समय आएगा, भाग्य भरोसे अपने आप धर्म का काम होना, तीर्थ यात्रा, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होना, सपनों के पूरा होने का समय, और भाई बहन से फायदा, जूनियर का सपोर्ट, पराक्रम में वृद्धि, पेशेंस लेवल बड़ा मजबूत होना, गुप्त शत्रु का कुछ बिगाड़ पाने की हैसियत क्षमता नहीं, गले नाक कान से संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी आएगी भी तो वो दब जाएगी। और शुक्र जो है सो इस कुंडली में मालिक है एकादश भाव के साथ साथ 4th भाव का, तो शुक्र के समय में पैसा बहुत आने का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, सीनियर्स के सपोर्ट का योग, सुख में वृद्धि का योग, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग। शुक्र आपके लिए बहुत बढ़िया है। ध्यान ये रखना है कि अंतरदशा का फल जो मैं कह रहा हूं वो भी ध्यान देना है कि वो खराब ना हो। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली का 8वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही खराब है। शनि का जब जब समय आएगा तो आप ये मान करके चलो कि धन हानि का योग, हर काम में रुकावट का योग, अचानक से बनते बनते काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना का योग यानी कि एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब होने का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी का योग, दुश्मन के द्वारा परेशानी का योग, काम वासना की अधिकता, पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, कारोबार में कमी का योग, अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा अधिकार प्रभुता इन सब में कमी का योग। और 7वीं दृष्टि 2रे भाव पर में, तो धन धान्य संपत्ति जमा होने में परेशानी का योग, परिवार में कलह टेंशन का योग, वाणी में दोष का योग। और 8, 9, 10वीं दृष्टि 7म भाव 5म भाव पर में, तो पुत्री प्राप्ति का योग और संतान को लेकर के परेशानी का योग, विद्या बुद्धि में लाभ ना मिलने का योग, यश में कमी का योग, चाहने वालों की संख्या में कमी का योग, धर्म कर्म के काम करने में परेशानी का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, और पेट से संबंधित भी परेशानी का योग। तो शनि भी आपके लिए बढ़िया नहीं है, इसलिए शनि का नीलम जिंदगी में कभी नहीं धारण करना है। शनि के समय आते ही शनि का अनुष्ठान करवाना अनिवार्य है। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करें तो राहु नीच का आपके कुंडली के 5म भाव में बैठा हुआ है, जो संतान प्राप्ति में प्रबल बाधा का योग बनाता है। संतान प्राप्ति में आपको बहुत परेशानी का योग है, जो आपका राहु के समय में विद्या बुद्धि जो आपके पास में होगी उसका सही यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, यश में कमी का योग, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाओगे, पेट से संबंधित परेशानी का योग। और 1, 2, 3, 4, 5 ससुराल से भी प्रबल टेंशन का योग है, ये ध्यान रखना है। आपके कुंडली में कुछ परेशानी मैं देख रहा हूं। भाग्य का राहु के समय में साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म का काम राहु के समय में नहीं कर पाओगे, ससुराल से भयंकर टेंशन का योग, और बढ़िया गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का आशीर्वाद भी आपको राहु के समय में नहीं प्राप्त होगा। और राहु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, पैसे के लिए बहुत मोहताज हो जाओगे, पैसा राहु के समय में आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा, आय में बहुत कमी आ जाएगी, कर्ज में जा सकते हो, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट ना मिलना। और 9वीं दृष्टि जो है आपके मस्तक पर में दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। राहु आपके लिए बहुत ही खराब है, संतान प्राप्ति में आपके लिए प्रबल बाधक है राहु, और ससुराल से भयंकर टेंशन करवाएगा। जब जब राहु का समय आएगा आप ध्यान रखना, राहु के लिए पूजा करवाना अनिवार्य है। नहीं करवा पाओ तो खुद भी कम से कम डेली जो है 10 माला जाप जरूर करना। राहु के बाद केतु की बात करूं, केतु भी आपके कुंडली में नीच का बैठा हुआ है एकादश भाव में, जो कि बहुत खराब है, और अभी केतु का समय चल रहा है आपके कुंडली में।
तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, सीनियर्स के सपोर्ट में कमी, और 1 2 3 4 5 छोटे भाई बहन से भी टेंशन तनाव का योग, और पराक्रम में कमी का योग, धैर्य के कमजोर होने का योग, छुपे हुए दुश्मन के द्वारा परेशान होने का योग, गले से संबंधित, नाक से संबंधित परेशानी का योग, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को लेकर के परेशानी का योग, विद्या बुद्धि में कमी का योग, उसका यूज सही ना होना, पथ भ्रष्ट हो जाना, गलत मार्ग पे चले जाना, यश में कमी का योग, चाहने वालों की संख्या में कमी का योग, धर्म और मंगल कार्य में परेशानी का योग, ननिहाल से भी लाभ ना मिलना, पेट से संबंधित परेशानी का योग, पति पत्नी के संबंध को भी अभी तक शादी नहीं हुआ था तो ठीक था, शादी हो गया, अब पति पत्नी हो गए, पति पत्नी के संबंध को भी ये खराब करेगा, दोनों को जो काफी टेंशन तनाव पैदा करेगा ये केतु, रोजगार व्यवसाय में भी परेशानी डालेगा, और पार्टनरशिप को ये बहुत हिट करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आपके कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है पंचम भाव में। एक बार फिर से बता देता हूँ, संतान प्राप्ति में आपको बहुत बड़ी बाधा है, पुत्र प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है, तो राहु और चंद्रमा का दोनों का शांति होना अनिवार्य है। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की इच्छा अगर रखते हो तो, साथ में केतु का भी हो जाए अगर सक्षम हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कम से कम राहु और चंद्रमा के जो ग्रहण दोष है उसका शांति तो होना ही चाहिए। मांगलिक दोष है कुंडली में, मांगलिक दोष का शांति अनिवार्य है अगर मैरिड लाइफ को सही रखना चाहते हो, दाम्पत्य जीवन को सुखी रखना चाहते हो तो, और मंगल के मंत्र का जाप होना भी अनिवार्य है। आपके कुंडली बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ मामले में बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कि संतान के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में। नहीं बोलना चाहिए, चलिए नहीं ही बोलूंगा, जो नहीं बोलना चाहिए नहीं ही बोलूंगा, बात खत्म है। इतना ही उपाय आपके लिए करना बहुत जरूरी है। अभी आपके कुंडली में शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, 2022 में मेंटली तौर पे पूर्ण रूप से डिस्टर्ब रहोगे आप। अभी तो विवाह शायद हुआ ही है आपका, आपने कुछ प्रश्न भी भेजे हैं शायद। आपने लिखा है कि 1 साल पहले एक अच्छी जॉब करते थे, उसके बाद मेरे फाइनेंस के बिजनेस ज्वाइन करने की वजह से छोड़ दिया, बट जो बिजनेस करा उसमें लॉस हो गया है। रेस्टोरेंट खोला था, नहीं चला, वो समय ही वैसा ही चल रहा है, 6 महीने में बंद कर दिया। और मेरा ओवरऑल कुंडली का ठीक है। बिजनेस में ये पूछना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट अभी बिल्कुल भी उसमें हाथ नहीं डालना है, लॉस का योग है आपके लिए। कोई माइनर आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आप जिंदगी में बिजनेस बढ़िया करना चाहते हो तो आप लेडीज आइटम का करो, आप फैशन में जाओ, आप डिजाइनिंग में जाओ, आप कपड़े का व्यापार करो, इन सब में आपको बहुत लाभ का योग है। आप एजुकेशन फील्ड में जाओ, आपको बहुत लाभ का योग है, इन सब में आपके लिए बहुत फायदा है। लेकिन इसके अलावा दूसरे फील्ड में आपके लिए जो है सो अच्छा नहीं है, लॉस का योग है, और अभी तो किसी बिजनेस में पैसा डालना ही नहीं है आपको। अभी आपके लिए मेरे तरफ से 2 सलाह है, फटाफट अभी जो समय चल रहा है केतु के मंत्र का जाप करवा लो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है उसमें, जाप करवा लो। और दूसरा कि मैरिड लाइफ को सही रखने के लिए कुछ समय बाद ही सही, लेकिन मंगल के मंत्र का भी जाप करवा लेना। और तीसरा, समय जब कुछ बीते और जब संतान की इच्छा जब ज़्यादा जोर मारने लगे और संतान में परेशानी होने लगे, संतान पैदा ना हो पाए, तो राहु और चंद्रमा के मंत्र का भी जाप करवा लेना। चलिए, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।